सिंधी और सिंधी समाज की पहचान। चैप्टर 5। रामायण और महाभारत के महाकाव्य युग के दौरान जीवन। प्रारंभ में जब आर्य सप्त सिंधु के क्षेत्र में बसे थे, हालांकि वे मजबूत, बहादुर और योद्धा जनजाति थे, वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और उनका समाज एक देहाती के रूप में संगठित था। वे विजेता और शासक थे। लेकिन लंबे समय में मूल निवासियों की संस्कृति ने उनके जीवन और विश्वासों में महत्वपूर्ण घुसपैठ की। प्रारंभ में वे सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, जल, अग्नि आदि के रूप में प्राकृतिक वस्तुओं के उपासक के रूप में आए। लेकिन बाद में शिव और देवी माँ की पूजा भी स्वीकार कर ली। विवाह द्वारा अंतर्मिलन ने एक प्रकार की मिश्रित संस्कृति का निर्माण किया। जनसंख्या में वृद्धि के साथ आर्यों ने जमुना और गंगा नदी के भारत गंगा के मैदानों पर कब्जा कर लिया। कई शासकों के साथ बड़े राज्य अस्तित्व में आए। समय के साथ बड़े और छोटे राजा और यहाँ तक कि बड़े साम्राज्य भी उभरे। रामायण और महाभारत महाकाव्यों की अवधि के दौरान कई राज्यों और साम्राज्यों का उल्लेख किया गया है, जो विभिन्न जनजातियों के प्रभाव में थे और अपनी ताकत और श्रेष्ठता का दावा करने के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। जीवन जटिल हो गया था। अब एक ही व्यक्ति के लिए खेत जोतना, धार्मिक दायित्वों को पूरा करना और युद्ध के मैदान में लड़ना संभव नहीं था। इस प्रकार समाज में श्रम का विभाजन हुआ। मूल निवासी नए प्रवेशकों की तुलना में गहरे रंग की त्वचा के थे, इसलिए प्रारंभिक वर्ग भेद त्वचा के रंग पर टिका हुआ था। इसलिए वाराण शब्द का प्रयोग किया गया था और वही शब्द आर्यों के बीच स्वयं विकसित प्रणाली के लिए उपयोग किया जाता रहा। समय की आवश्यकता श्रेष्ठ मस्तिष्क के साथ साथ बलशाली भी थी। प्रकृति शायद ही कभी एक ही व्यक्ति को दोनों गुण समान मात्रा में प्रदान करती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सहयोग हो और दोनों संकाय मिलकर समाज के कार्य और प्रगति के लिए कार्य करें। इस संबंध में संघर्ष और सहयोग का एक तत्व निर्मित होता है। इस प्रकार आर्य समाज में दो प्राथमिक वर्गों का उदय हुआ। एक वर्ग के पास तलवार थी और दूसरे के हाथ में पुस्तक थी। इस प्रकार क्षत्रिय, शासक और पुजारी ब्राह्मण वर्ग अस्तित्व में आए और धन की देखभाल करने और बढ़ाने के लिए कृषक या एक व्यापारी वर्ग वैश्य भी आए। उपरोक्त वर्गों की सेवा करने वाले सेवकों के अंतिम वर्ग को दास के रूप में रखा गया था। शुरुआत में ये वर्ग वंशानुगत नहीं थे, लेकिन जल्द ही वे वंशानुगत हो गए और समाज ने अपना लचीलापन खो दिया और कठोर डिब्बों में विभाजित हो गया। मनुस्मृति के संस्मरणों में उस समय की कई प्रथाओं को संहिताबद्ध किया गया था, जो उस समय के जीवन पर काफी प्रकाश डालती है। सिंध में एक आश्चर्यजनक गुण है। कई कातिल कबीले आए, कई खून के प्यासे कुलों ने इसे अपने क्रूर पैरों के नीचे रौंद डाला, लेकिन सिंध ने आखिरकार उन सभी को अवशोषित कर लिया और उन सभी को अपने जल के रूप में मधुर और शांतिपूर्ण स्वभाव प्रदान किया। सिंध हमेशा रूढ़िवादी कठोरता से मुक्त रहा है और विशिष्ट समाज के बजाय एक समावेशी समाज बना रहा है। वास्तव में सिंध के पास समृद्ध और उपजाऊ भूमि है और यह प्रकृति से समृद्ध है। जीविका प्राप्त करना आसान है और लोग निरंतर संघर्ष के बिना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गरीबी लगभग न के बराबर थी, जिसने असुरक्षा की भावना को दूर किया और बदले में आक्रामक होने की आवश्यकता थी। ऐसे में ऊंची ऊंची चोटियां, घने जंगल, मरुस्थल के फैले हुए स्थान स्वयं और प्रकृति के बीच संबंध का चिंतन करने को विवश करते हैं।
इस दिन तक एक व्यक्ति और प्रकृति के बीच संबंध की यह गुणवत्ता सिंधी संस्कृति का मूल रूप है। सिंधियों ने पूरे इतिहास में कभी भी भारत गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की कठोरता और कट्टरवाद का अनुकरण नहीं किया। इसके कारण सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों के निवासियों द्वारा सिंधियों को अपवित्र माना जाता था। बहरामल मेहरचंद ने अपनी पुस्तक सिंधी हिंदुओं का इतिहास में कहा है, मध्य भारत के लोग सिंधी को मलेचा, अशुद्ध मानते थे। उन्होंने यह नियम निर्धारित किया कि जो कोई भी सिंध का दौरा करेगा उसे शुद्धिकरण के अनुष्ठान से गुजरना होगा। महाभारत देखें। इस तरह सिंध और पंजाब का शेष भारत से संपर्क टूट गया। इसे कलयुग की पहली शरारत कहा जा सकता है। पृष्ठ 47 हिंगलाज पुराण में इसका उल्लेख है कि 14 साल के वनवास के दौरान राम ने एक पवित्र स्थान के रूप में हिंगलाज का दौरा किया था। संभव है कि कराची के वर्तमान रामबाग और रामसर उस युग के अवशेष हों। कराची में कियामारी के पास राम झरोखो भी मौजूद है। हब नदी से सोन मियां की यात्रा करते समय हमें कुछ पुराने कुएं मिलते हैं जो सीता माता के कुएं हैं, और पास में चंद्रकूप है जिसका श्रेय राम को दिया जाता है। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि राम ने सिंध का दौरा किया होगा और यह उस समय भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। रामायण में भ्रम है कि सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में राजा दशरथ के शासनकाल के दौरान कैकेयी का राज्य था और दशरथ की रानी कैकेयी उस राज्य की राजकुमारी थी। कहा जाता है कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद राम को अपने पिता का राज्य विरासत में मिला था। तक्ष और पुष्कर नाम के भरत के दो पुत्रों ने सिंध के राज्य की सीमाओं को वर्तमान कंधार तक बढ़ाया। तक्ष ने तक्षशिला शहर की स्थापना की, जो बाद में प्राचीन काल में शिक्षा का एक महान केंद्र बन गया। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद पाणिनि का जन्म वहीं हुआ था और चूंकि सिंध की सीमाएं उस क्षेत्र तक फैली हुई थी, इसलिए उन्हें वैध रूप से सिंधी माना जा सकता था। महाभारत काल में सिंध और सुवैर पर्यायवाची बन गए थे। वर्तमान मुल्तान को सुवैर कहा जाता था। राजा जयद्रथ वर्तमान सिंध पर शासन करते थे। महाभारत के भीष्म पर्व में सिंध का उल्लेख है। N.R. मलकानी ने अपनी किताब द सिंध स्टोरी में कहा, काफी दिलचस्प है, भगवद गीता सिंध को शामिल करने वाले पहले के उपदेश पर आधारित है। कौरवों की इकलौती बहन दहशीला का विवाह सिंध के राजा से हुआ था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उस समय भी सिंध ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता से मुक्त था। दहशीला के विवाह के समय 30,000 ब्राह्मणों को सिंध में शामिल किया गया था। महाभारत युद्ध के दौरान सिंध के राजा जयद्रथ कौरवों के स्वाभाविक सहयोगी थे। महाभारत युद्ध के बाद सिंध का राज्य भी पांडवों के पास चला गया, जिन्होंने फिर से दिवंगत राजा की पत्नी और उनकी चचेरी बहन दहशीला को सत्ता सौंप दी। उसने देश को मेड और जाट जनजातियों को बहाल कर दिया। उस अवधि के दौरान किंग हॉल का उल्लेख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने देश में शांति और समृद्धि की शुरुआत की और उसके शासन के दौरान कला और शिल्प ने महत्वपूर्ण उन्नति की। इन राजाओं के वंशजों की एक शाखा ने बाद में एआरओआर पर शासन किया और इस प्रकार इस शाखा को अरोड़वंशी के नाम से जाना जाने लगा। इस समय के दौरान विचार के विभिन्न विद्यालयों के दर्शन ने महत्वपूर्ण प्रगति की और कई महत्वपूर्ण प्रणालियों को संहिताबद्ध और लिखित किया गया। सांख्य शास्त्र, पतंजलि योग शास्त्र, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा सूत्र, मनु शास्त्र और पुराण आदि इस अवधि के दौरान केवल कुछ महत्वपूर्ण योगदानों का हवाला देते हैं।
उपरोक्त महाकाव्यों में वर्णित सिंध के शहर हैं अरोड़ अरोड़ वंशी आर्यों की राजधानी, पाताल सूर्यवंशी आर्यों द्वारा बनाया गया था, सेविस्तान सेवी आर्यों द्वारा स्थापित किया गया था, मीनानगर सिंध मिनस की प्राचीन जनजाति द्वारा स्थापित किया गया था, बंभोर महरीन के डेल्टा पर स्थित व्यावसायिक शहर हिंगलाज लाज बेला में तीर्थ स्थान जहां महाकाली देवी की मूर्ति स्थापित है। महाभारत के युद्ध के बाद पूरा देश बर्बाद हो गया था और देश का पुनर्निर्माण करना जरूरी था। उस प्रयास में व्यावसायिक गतिविधि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार व्यापारियों को बाहर जाकर माल का निर्यात करने और विदेशों से धन लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रक्रिया में कई सिंधियों ने उस काल में भी समुद्र के पार दूर देशों में अपने समकक्षों के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित किए। श्री कृष्ण ने सिंधी व्यापारी समुदाय को एक चार्टर जारी किया जिसका अनुवाद इस प्रकार है। दूसरे देशों के व्यापारियों को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि उनके साथ सौदा करना लाभदायक होगा क्योंकि उनके पास विभिन्न देशों का माल होगा। उसने उनका माल खरीदा और बदले में उनकी नावों को भारतीय सामानों से भर दिया। मुखर्जी आर हिस्ट्री ऑफ शिपिंग मैरीटाइम एक्टिविटी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स पृष्ठ 6 से 8 कलकत्ता श्री रहीम दाद खान मोलाई शिदाई पृष्ठ 85 द्वारा उद्धृत। इसे सिंधी व्यापारी समुदाय ने श्री कृष्ण द्वारा जारी एक आदेश के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और देश में धन लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। इसके परिणामस्वरूप भारतीय साहित्य और संस्कृति का दूरदराज के स्थानों तक अप्रत्यक्ष प्रसार हुआ। शेष अगले चैप्टर में। धन्यवाद।